हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के जो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को। तो इसी सीरीज के अंदर देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर से जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए वन वर्ड क्वेश्चन है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो इस चैप्टर की हम 3 से 4 वीडियोज़ लेकर के आएंगे जिसमें आपको डीपली इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस डिपेंड्स अपॉन। किसी भी ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी धरती की सतह से किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहली बात यह है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करेंगे अर्थ सरफेस से तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। यानी कि वो ऑब्जेक्ट अगर आपने एक बार यहाँ से थ्रो कर दिया तो कभी भी लौट के वापस नहीं आएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपने महाभारत में सुना होगा। इसमें बोला जाता है कि भीम ने 10 हाथियों को उठा करके फेंक दिया था जो कि कभी भी वापस लौट कर नहीं आए थे। तो वो जो है हम ये मान के चल सकते हैं कि भीम ने जिस वेलोसिटी से उनको फेंका था वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी थी और वो वेलोसिटी हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल है। ठीक है ना। तो भीम ने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से हाथियों को उठा के फेंका था, इसी वजह से वो आज तक धरती पे वापस नहीं आ पाए हैं। तो इसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक बार धरती से या किसी और प्लेनेट की सतह से फेंक देते हैं तो वापस कभी भी उसकी सतह पे नहीं आएगा, वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया। तो अर्थ के लिए या किसी जो हमारे पास किसी भी प्लेनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो है 2gr। यहाँ पे g अगर अर्थ की बात करें तो g की वैल्यू हम लेकर के चलेंगे 9.8, लेकिन अगर किसी और प्लेनेट की बात करें तो उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, r यहाँ पे है उस प्लेनेट की रेडियस। तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। लेकिन g की एक वैल्यू हमें ये भी पता है, gm/r²। अगर इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू gm/r² इंटू r। r की एक पावर से r की एक पावर कैंसिल। अब एस्केप वेलोसिटी का सेकंड जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो आ गया √2gm/r। ठीक है ना। तो ये दो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। अब इस फॉर्मूला में देखिए, ये जो मास है ये मास है अर्थ का, यानी कि जिस प्लेनेट की आप बात करें उस प्लेनेट का मास, उसी प्लेनेट की रेडियस, इन दो चीज़ पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है, उसके अलावा किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ये बात करें हम मास ऑफ पार्टिकल, भैया पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करती, आपके प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ओनली जी नहीं, ओनली जी पे भी नहीं डिपेंड करती। देखिए जी के साथ साथ किस पे डिपेंड करती है, आर पे भी डिपेंड करती है। अब आ गया जी एंड रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो आपका सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। क्योंकि अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले तो जी पे भी डिपेंड करेगा और आर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये ठीक है। इसके अलावा अगर कहे कि अर्थ के मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, तो भैया अर्थ के मास पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। लेकिन हमारे ऑप्शन में ये कहा था कि सिर्फ अर्थ के मास पे ही डिपेंड करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अर्थ के मास के साथ जी पे भी डिपेंड करेगा और रेडियस ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करेगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी से एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगी एग्जाम में, इनको भी सीखिए। एस्केप वेलोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती शेप, साइज और मास ऑफ पार्टिकल। यानी आप किस पार्टिकल को यहाँ से फेंकेंगे उसके ना तो शेप पे डिपेंड करेगी, ना साइज पे, ना उसके मास पे। आप 5 किलो के पार्टिकल को फेंकेंगे तो भी आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा, और 50 किलो के को फेंकेंगे तो भी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा। दूसरी बात हमारे पास आई कि एस्केप वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि आप ये हमारे पास अर्थ है, या तो आप स्ट्रेट फेंकिए या फिर आप इस तरफ फेंकिए, अगर आपने 11.2 की स्पीड से फेंका है तो वो कंफर्म वापस नहीं आएगा कभी भी।
लेकिन अगर इससे कम की स्पीड से आपने फेंका तो वापस आएगा। यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि इस वेलोसिटी से फेंका है कि नहीं फेंका। इसके अलावा डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट। रेडियस और मास, प्लेनेट के रेडियस और प्लेनेट के मास, इन दोनों चीज़ों पर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है, ये बात बता चुके हैं। अब दो जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो अगर बात करें अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपने याद रखनी है। अगर इसी को माइल पर सेकंड में बोलें तो ये हमारे पास आएगी 7 माइल पर सेकंड। ठीक है, तो दोनों यूनिट हम आपने याद रखनी है, दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड, अगर बात करें मून की कि चंद्रमा के लिए कितनी है एस्केप वेलोसिटी, इसको भी आपने याद रखना है। ये हमारे पास है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहीं से देखिए, इसी से मुझे क्वेश्चन ध्यान आ गया कि चंद्रमा जो है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन मून, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण आपने क्या बताना है कि भैया चंद्रमा की जो एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत कम है। चंद्रमा पे जो हवाएं चलती है वो इस वेलोसिटी से तेज गति से चलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई हवा रुक ही नहीं पाती, वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है। इसी वजह से चंद्रमा पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून बिकम्स हाफ ऑफ प्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा रिपीट में लिख दिया है, आप यहाँ तक पढ़िए। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून बिकम्स हाफ ऑफ द प्रेजेंट डिस्टेंस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल इंक्रीज बाई। अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए, दो पार्टिकल्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्केयर। यहाँ m1 और m2 दोनों पार्टिकल के मास होते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल हमारे पास, एक अर्थ है दूसरा मून, तो एक अर्थ मान लिया m1 और मून का मास मान लिया m2। r हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि जो r है ना उसको अगर हाफ कर दे, यानी नई जो फोर्स आई उसमें r डैश इज इक्वल टू r/2 कर दे। देखिए, नया जो फोर्स आएगा ना उसको हमने f डैश मान लिया, वो हो गया G m1m2 अपॉन r डैश का स्केयर, और r डैश की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी r/2। इस वैल्यू को आपने देखिए, ये r/2 जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करी तो हमारे पास आ गया G m1m2 अपॉन r/2 का स्केयर। इसका स्केयर करा तो 2 का स्केयर 4, डिवाइड में था, डबल डिवाइड में था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास आ गया f डैश इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्केयर इंटू में 4। और ये जो वैल्यू है ये हमारे इनिशियल फोर्स के इक्वल था, तो इसको हमने लिख दिया f। तो जो नया जो फोर्स आएगा वो पुराने फोर्स के 4 गुना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो था हमारा इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, जीरो होगा या नन ऑफ दीज। तो अगर बात करें स्फेरिकल शेल का, देखिए अगर बात करें हम स्फेरिकल शेल का तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है इनसाइड में क्या होता है -Gm अपॉन में r। अगर r हम लेकर के चले इसकी रेडियस, ठीक है। सरफेस पे क्या होता है -Gm अपॉन में r, सेम, यानी कि इनसाइड भी सेम रहेगा, अंदर के पोर्शन में भी -Gm अपॉन r, और इसके सरफेस पे भी -Gm अपॉन r। और इसके अगर आउटसाइड की बात करें तो ये हमारे पास होता है -Gm अपॉन में स्मॉल और स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटर से जिस पॉइंट पे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल आर। ठीक है,
ये हमारे पास 3 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केसेस थे। अब क्वेश्चन में क्या कहा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल शेल। अभी बताया था जो स्फीयर के सरफेस पे रहेगा वही शेल के अंदर रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म रहेगा आपके पास। जो स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो बी ऑप्शन आपने इसका राइट ऑप्शन करना है। फोर्थ क्वेश्चन पे आइएगा, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज आर एंड ग्रेविटी इज जी देन फाइंड एस्केप वेलोसिटी। अगर पृथ्वी की त्रिज्या आर है और उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जी है, तो आपने एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आसान सा क्वेश्चन है, बेहतरीन तो नहीं बोलेंगे, सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एस्केप वेलोसिटी जो है इसको आप लिख सकते हैं, ये आपको बता रखा है √2gr, और g की वैल्यू हमारे पास होती है gm/r²। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ गई 2 × gm/r² इंटू में r। r की एक पावर से r को कैंसिल कर दिया तो एस्केप वेलोसिटी आ गई √2gm/r, यानी कि जो सी ऑप्शन हमारे पास है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अर्थ सरफेस से कितनी है, तो अभी रिपीट करा था, अभी बताया था कि किलोमीटर पर सेकंड में बात करें तो ये आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसी वेलोसिटी से भीम ने हाथी को फेंका था, ठीक है ना, महाभारत में। दूसरा अगर बात करें माइल पर सेकंड में तो 7 माइल पर सेकंड। तो इसमें से हमें माइल पर सेकंड में ऑप्शन दे रखा है तो डी ऑप्शन आपने करेक्ट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, इफ अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग ऑन एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देन वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर विल बी। भैया अभी हाल फिलहाल में जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन करती है अबाउट द एक्सिस। क्वेश्चन में कहा गया अगर ऐसा हो कि ईस्ट से वेस्ट रोटेट करने लगे, यानी अब जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उसका उल्टा रोटेट करने लगे, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी। तो जी की जो वैल्यू है ना हमारे पास, तो वो होती है g-r⍵² कोस स्क्वायर लैम्डा। अब देखिए इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि ओमेगा चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि उसका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होगा तो इससे इसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो जी की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि जी की वैल्यू सेम रहेगी। हाँ अगर वो तेज घूमने लगे या कम स्पीड से घूमने लगे तो फिर इफेक्ट आएगा, लेकिन अभी तक का सिर्फ क्या कहा इन्होंने, सेम स्पीड से घूमेगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। डायरेक्शन डज नेवर मेक एनी डिफरेंस, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वैल्यू ऑफ जी ऑन सेंटर ऑफ अर्थ। धरती का जो केंद्र है उसके ऊपर जी की क्या वैल्यू होगी, तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, धरती के केंद्र पे जी की वैल्यू 0 होगी। अब 0 कैसे होगी, देखिए ये हमारे पास अर्थ है, सरफेस पे वैल्यू है इसकी जी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड। आप सरफेस से ऊपर की तरफ चलिए या फिर सरफेस से अंदर की तरफ चलिए, दोनों ही केसेस में जी की वैल्यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, कम होना शुरू हो जाती है। ऊपर जाएंगे तो भी कम होती जाएगी, नीचे आएंगे तो भी कम होती जाएगी। नीचे जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे ना तो जी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, ये बात याद रखने की है, जी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ऊपर की साइड अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं तो जी की वैल्यू 0 होगी। दोनों केसेस हैं, दोनों याद रखिएगा। 8th क्वेश्चन पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं है, आर जिसको गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं, कि जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ये डी नन ऑफ दीज। तो बात सुनिए, आर हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका तो नाम खुद से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आर की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये फिक्स वैल्यू है आर की।
इसी तरीके से जो g है इसकी भी एक फिक्स वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन ये जो वैल्यूज़ है ना, आप पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाइए, ये वैल्यूज सेम रहेंगी, सेम अप्लाई होंगी। लेकिन अगर हम बात करें जी की, तो अर्थ के लिए जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट की बात करें, तो दूसरे प्लेनेट के लिए ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। हर एक प्लेनेट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग है। इसी वजह से ये जो है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है। बाकी पूरे यूनिवर्स में जो है जी की वैल्यू सेम नहीं होती, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। When a object is suspended from its center of mass and made to oscillate, then time period will be। मान लिया ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर ऑफ मास से अगर इसको बांध के लटका दिया जाए तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। तो आप याद रखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ मास से बांध के ऑसिलेशन कराएंगे तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये SI यूनिट ऑफ GR, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी SI यूनिट की बात करी गई है। तो इसकी SI यूनिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, जी को रख दिया एज इट इज, ये मास इनटू मास था तो हमने लिख दिया केजी का स्क्वायर, दो बार केजी की केजी से मल्टीप्लाई करेंगे, केजी का स्क्वायर। रेडियस को मीटर में मेजर करेंगे तो नीचे लिख दिया मीटर का स्क्वायर, इस मीटर को इस तरफ लेकर के आए तो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये केजी डिवाइड में आएगा तो इसके नाम का लिख दिया केजी की पावर -2। तो हमारे पास जी की यूनिट्स आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि जो ए ऑप्शन हमारे पास है इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द वैल्यू ऑफ जी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भैया इसकी वैल्यू अभी बताई थी 2 क्वेश्चन पहले, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगी। ये 3 को बेशक याद मत रखिए, आप सिर्फ यहाँ तक याद रखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट भी याद रखनी है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। एट अ पॉइंट gravitational potential and field both are zero due to earth, then point will be at surface of earth, below surface, at 2r distance from surface या infinite। भैया एक बात सुनिएगा, जो v की वैल्यू है ना वो होती है -gm/r। अर्थ के इनसाइड या किसी भी स्फीयर के इनसाइड g की वैल्यू हमेशा ये रहेगी, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो नहीं हो सकती तो इनसाइड का पॉइंट तो कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू जीरो कब हो सकती है, देखिए -gm/r, इसको जीरो बनाने के लिए अगर हम r की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, अगर इस वैल्यू को एक बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर जीरो आता है हमेशा। तो अगर यहाँ पे r की वैल्यू इनफाइनाइट रख दे, इस केस में भी r की वैल्यू इनफाइनाइट रख दे, तो दोनों केसेस में एक साथ जीरो की फॉर्मेशन हो सकती है। इसका मतलब है जो डी ऑप्शन हमारे पास था ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आइएगा। 2 सैटेलाइट आर रोटेटिंग इन सेम ऑर्बिट, 2 सैटेलाइट है सेम ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, तो उनका मासेस सेम होंगे, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगी, उनका एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, या फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक बात समझिएगा, देखिए ऑर्बिटल अगर देखिए ये मान लिया हमारे पास कोई सन है और इस या फिर ये कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट के चारों तरफ जो 2 सैटेलाइट हैं वो रोटेट कर रहे हैं। एक सैटेलाइट यहाँ पर है,
दूसरा सैटेलाइट यहाँ पर है। अगर ये एक ही वेलोसिटी से रोटेट करते रहें तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही रोटेशन में रहेंगे। अगर एक की वेलोसिटी हमने ज़्यादा कर दी, ठीक है, दूसरे की वेलोसिटी हमने कम कर दी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये पूरे डिस्टेंस को कवर कर देगा और इन दोनों सैटेलाइट का कोलिजन हो जाएगा, दोनों की टक्कर हो जाएगी और दोनों ही सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस वजह से अगर आपने एक ही ऑर्बिट के अंदर दो सैटेलाइट को रोटेट कराना है तो उन दोनों की ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम रखनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई ना, उन दोनों की ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम रखनी पड़ेगी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलिए, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एच। देखिए वेलोसिटी एस्केप जो है वो हमारे पास होते हैं √2g r। ये किसी भी तरीके से पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करती। देखिए इसका एक और फॉर्मूला भी हमारे पास है, √2gm/r। यहाँ पे जो मास है ना, ये मास प्लेनेट का होता है, पार्टिकल का नहीं। तो पार्टिकल के मास पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करती। तो m की 2 पावर, m की 1 पावर, m की -1 पावर, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। ये करता है सिर्फ मास की 0 पावर, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। m की पावर अगर आप 0 लिखते हैं तो इसका मतलब है 1, यानी कि यहाँ पर तो m है ही नहीं। तो जो इसका जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, द साउंड ऑफ ब्लास्ट ऑन मून विल बी हर्ड ऑन अर्थ आफ्टर 10 मिनट्स, 2 आवर 18 मिनट्स, 3.7 मिनट या नेवर। चंद्रमा पे हुए विस्फोट की ध्वनि पृथ्वी पर कब सुनाई देगी? तो भैया चंद्रमा पे अगर कोई विस्फोट होता है तो उसकी ध्वनि पृथ्वी पर कभी भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पे डेली कोई ना कोई विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी हैं वो फटते हैं, लेकिन आज तक तो हमें कभी कोई आवाज़ सुनाई दी नहीं, आगे भी कभी नहीं देगी। इसका रीज़न ये है कि अर्थ और मून के बीच में वैक्यूम है और साउंड को जो है ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। ये बात याद रखिएगा, साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। लेकिन बीच में कोई मीडियम ना होने की वजह से मून पे जो भी आपके पास एक्सप्लोजन होते हैं, जो ब्लास्ट होते हैं, उसकी साउंड अर्थ तक नहीं आ पाती, ठीक है ना, क्योंकि बीच में जो एरिया है वो वैक्यूम है और वैक्यूम की वजह से जो साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। इस वजह से हमें कभी भी चंद्रमा पे हुए विस्फोट की ध्वनि अर्थ पे सुनाई नहीं देगी, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जुपिटर इज। जुपिटर का ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है? मोर देन दैट ऑफ अर्थ, लेस देन दैट ऑफ अर्थ, इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ या नन ऑफ दीज। यानी पृथ्वी से ज़्यादा, पृथ्वी से कम या पृथ्वी के बराबर। बात सुनिएगा, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट है केपलर के सेकंड लॉ से। केपलर का सेकंड लॉ ये बोलता है, मान लिया हमारे पास ये सन है और ये कोई हमारे पास प्लेनेट है, सन के चारों तरफ रोटेट करेगा। इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक जाने के लिए, ठीक है ना, यानी कि बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने के लिए उसने t1 टाइम लिया और डी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने के लिए उसने t2 टाइम लिया। अगर ऐसा हो कि ये दोनों टाइम इक्वल हो, यानी जितना टाइम ये ट्रैवल करने में लिया उतना ही टाइम ये ट्रैवल करने में लेगा, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो एरिया भी इक्वल होगा। तो ठीक है, ये हमें केपलर का सेकंड लॉ बोलता है। जो एरिया है AOD जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये BOC के इक्वल होगा अगर दोनों में टाइम इक्वल लिया गया है। अब केपलर का सेकंड लॉ ये बोलता है, ये बात ठीक है, लेकिन हमें एक बात पता चली देखने से कि इस पाथ की रेडियस ज़्यादा है, इस पाथ की रेडियस कम है। इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा था, इस वाले पाथ पे, तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है वो कम थी, ठीक है ना। इसी वजह से ये यहाँ तक की जो सरकमफ्रेंस है ये कम सरकमफ्रेंस तक ट्रेवल कर पाया। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कम ट्रेवल कर पाया, लेकिन जब पार्टिकल इस तरफ आया तो उसने A से D जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में,
ये ज़्यादा ट्रैवल किए। इसका मतलब ये है जब भी प्लैनेट सन के जितना नज़दीक होगा उसकी जो स्पीड है वो उतनी ही तेज़ हो जाएगी, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी। अगर प्लैनेट सन से दूर चला गया तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो द प्लैनेट विच आर इक्वल टू सन, यहाँ पे लिखिएगा नियर टू सन, द प्लैनेट विच आर नियर टू सन मूव फास्टर देन द प्लैनेट विच आर फार अवे फ्रॉम सन। यानी कि सूरज के नज़दीकी ग्रह तेज़ी से चलते हैं और सूरज से दूरी वाले ग्रह हैं वो धीमी रफ्तार से चलते हैं। अब क्वेश्चन पे आइएगा, कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में बात करी गई थी जुपिटर की और अर्थ की। ये सन है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे जुपिटर है। तो जुपिटर का डिस्टेंस ज़्यादा है सन से, इसलिए इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। तो हमने बोलना था द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जुपिटर इज मोर देन दैट ऑफ अर्थ, यानी कि धरती की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उससे ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि जुपिटर का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है धरती से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स, 12 आवर्स, 365 डेज या 1 मंथ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा? इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यकाली सैटेलाइट, ठीक है ना। तुल्यकाली का मतलब क्या है? ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो, जो जितनी देर में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है उतनी ही देर में वो सैटेलाइट भी एक रोटेशन कंप्लीट करे। इस तरीके के सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। ये सैटेलाइट्स जो हैं ये मेनली यूज़ करे जाते हैं नेटवर्क टावर के लिए। जैसे कि आपने जियो ने कोई टावर लॉन्च कर दिया, लेकिन जो नेटवर्क है वो तो सैटेलाइट से आएगा। अब जो जियो है ना, मान लिया ये जियो का टावर आपका यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर अर्थ पे जियो का टावर है, तो जियो अपना एक सैटेलाइट यहाँ पे छोड़ देगा। ये सैटेलाइट इसको रेगुलर सिग्नल भेजता रहेगा। अब जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा तो ये टावर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर टावर यहाँ पे आ गया तो सैटेलाइट भी टावर के साथ साथ चलेगा। इसी तरीके से 24 घंटे सैटेलाइट और टावर की रिलेटिव पोजीशन जो है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन हमेशा हमेशा सेम रहेगी। और इसी तरीके के जो सैटेलाइट है ये काफ़ी यूज़फुल भी हमारे लिए। आप से रिक्वेस्ट है इस तरीके के सैटेलाइट को आप थोड़ा विकीपीडिया पे जाके थोड़ा इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, डेली लाइफ में इनके यूजेस देखें और कमेंट सेक्शन में आकर के उनकी यूजेस लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।